नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। विजय दिवस के मौके पर आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने देहरादून में रैली की। कांग्रेस ने इस रैली में इंदिरा गांधी के साथ साथ दिवंगत सीएसडी जनरल रावत के पोस्टर लगाए। कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के पोस्टर लगाकर यह जताने की कोशिश की कि वो सैनिकों के साथ हैं। उत्तराखंड में चुनाव हैं तो पूर्व सैनिकों को अपने पाले में लाने की चुनावी कोशिश की गई। राहुल गांधी ने अपनी दादी और पिता का जिक्र यह कहकर कर दिया कि देश के लिए उत्तराखंड ने जितना खून बहाया उतनी ही कुर्बानी उनके भी परिवार ने दी है। सुनवाते हैं आपको राहुल गांधी ने क्या कहा। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। और जो यहां लोग खड़े हैं जिन्होंने अपना खून खोया है, अपना खून दिया है, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मगर और जो सेना में है, एयरफोर्स में, नेवी में, उन परिवारों को ये बात बहुत गहराई से समझ आई। तो आपने सुना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुर्बानी का रिश्ता है। यह अलग बात है कि जब बिपिन रावत सेना प्रमुख थे तो कांग्रेस के नेता ने ही उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाया और सबूत मांगे। लेकिन अब चूंकि उत्तराखंड में चुनाव हैं तो सेना प्रेम दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी का बयान अभी आपने सुना, अब एक और बयान आपको सुनाते हैं जो पुराना तो है लेकिन आज की तारीख में उसको सुनना जरूरी है। 2017 का बयान कि जिस जनरल रावत को आज कांग्रेस भगवान बता रही है, उस समय के सेना प्रमुख जब वो थे तो जनरल रावत के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो भी आप सुनिए। पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है कि जाके इस तरीके की उलझुल की हरकतें करे और अपने बयानबाजी दे। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। पाकिस्तान का दे तो दे, वो तो है ही, उनकी तो फौज में क्या रखा है साहब, वो तो एक माफिया टाइप के लोग हैं। लेकिन हमारे सेना अध्यक्ष भी इस तरह के बयान क्यों देते हैं, वो मुझे लगता है देखिए हमारे में सभ्यता है, सौम्यता है, गहराई है, ताकत है। हमारा देश दुनिया के देशों में एक आदर्श देश बनकर सामने निकलता है और अगर हम भी इस तरीके की हरकत करें तो फिर ओछी लगती है। कांग्रेस के पोस्टर के जवाब में उत्तराखंड युवा मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया और देहरादून में कई जगह पोस्टर चिपका करके कांग्रेस नेताओं के सेना और शहादत पर दिए गए पुराने बयान लोगों को याद दिलाए। तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। इससे ये पता चलता है कि सैनिकों के प्रति कांग्रेस का क्या भाव है। शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, सेंटर में मिनिस्टर रही हैं और उनके बेटे जो हैं बच्चे नहीं हैं, अब तो शीला जी नहीं हैं। तो इस तरह का उनका सैनिकों के प्रति क्या आचरण है, सैनिकों के बारे में क्या सोच है, ये उनकी इस बदजुबानी से साफ साफ नजर आता है। अच्छा सर, अभी आप कैसे देखते हैं सैन्य धाम की घोषणा आप लोगों ने की, आज इन्होंने पोस्टर लगा दिया बराबर में, आप इसे कैसे देखते हैं? ये देखिए, सैन्य धाम ये हमारे अपने सैनिकों के प्रति और विशेषकर जो शहीद हुए हैं उनके प्रति और उनकी जो वीरांगनाएं हैं उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे सैनिक जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनका सम्मान, उनका आदर और उनका स्मरण ये हमेशा हमेशा होता रहना चाहिए। तो एक तरफ देहरादून में कांग्रेस सैनिकों के साथ खुद को खड़ा कर रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीनियर जनरल बिपिन रावत के पोस्टर को अपने मंच पर जगह दे रही है। तो राजस्थान में कांग्रेस के ही विधायक शहादत पर सवाल उठा रहे हैं। सुनाते हैं आपको कि दातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा। लेकिन हमारा फौजी और आज का जो सिपाही है
वो राजनीतिक षड्यंत्र का एक राजनीतिक फायदे के लिए अगर वो शहीद होता है तो वहां हमारे मन में ठेस पैदा होती है। 1914 में नरेंद्र जी मोदी प्रचंड बहुमत से सरकार बना के हिंदुस्तान पे काबिज हुए। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, उसमें एक नोटबंदी लेके आए। नोटबंदी में उन्होंने कहा मुझे 100 दिन का अवसर दो, मैं काला धन, भ्रष्टाचार, सारी चीजें खत्म कर दूं, मुझे 100 दिन का मौका दो। काला धन का तो पता नहीं। उसके बाद में लोगों को लगा कि निश्चित रूप से बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हर मामले में प्रूफ है। लेकिन अजीब सहयोग हुआ, पुलवामा में एक हमला हुआ, एक हाईवे जिसमें मिलिट्री की केनवाई जा रही है, उस पे एक गाड़ी सारे सुरक्षा चक्कर तोड़ते हुए आती है और उस पे हमारे 44 चिताएं शहीद चिताएं जलती है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में। उसके बाद में नतीजा एक जिस सरकार के बारे में सोचा जा रहा था, एक राष्ट्रभक्ति की जो भावना हमारे आम हिंदुस्तान के अंदर जगी और जो सरकार एकदम निकम्मी थी, वो एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत की दोबारा साथ वापस आई। बहुत सारे उदाहरण है, बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से गठन में छोटा होता है हिंदुस्तान की फौजी के मुकाबले, उन लोगों को धक्का देके नदी में गिरा दे गया और वो शहीद हो गए। अभी विपिन जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी के, पता नहीं अजीब सहयोग है ये। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। तो कांग्रेस विधायक ने शहादत पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी के पास प्रमाण है तो वो देश के सामने रखे, और या उनके पास कोई ऐसी मशीन है जिससे सत्यता का पता वो लगा लेते हैं तो कम से कम वो बहुत मशीन दुनिया के सामने, राष्ट्र के सामने लेकर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विधायक के द्वारा दिए गए बयान की कठोर शब्दों के अंदर निंदा करती है और आशा और उम्मीद करती है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता इन बयानों का खंडन भी करेंगे और इसके लिए देश से माफी भी मांगेंगे। खान कांग्रेस के एक विधायक है, उन्होंने कहा है कि बिहार में जब चुनाव थी तो गलवान हुआ, यूपी में जब चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है तो जनरल की शहादत हो गई है हेलीकॉप्टर क्रैश में। राजस्थान कांग्रेस के विधायक है वो। क्या हो गया कांग्रेसियों को जी? इतनी बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हो गई, CDS रावत साहब का देहांत हो गया, कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले कांग्रेसी अब CDS रावत की जो उनका देहांत हुआ उस पर भी बयानबाजी कर रही है। कैसे हो गए हैं कांग्रेसी? 24 में बोल रही है पूरा विपक्ष एक साथ होकर मोदी को हराएंगे। कांग्रेस साथ में है उनके कि नहीं, ममता जी ये बताएं। पहले ममता जी कांग्रेस से फरिया लें, बाद में बीजेपी से बात करें। अभी त्रिपुरा गई थी, सब जगह जमानतें जब्त हो गया। दीदी, बंगाल में जो हरा हरा दिखता है वो आपको सब जगह नहीं दिखने वाला। यानी चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कई बार सेना की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए गए। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के एयर स्ट्राइक तक पर सवाल उठाए गए, तो सेना को क्या क्या नहीं कहा गया। ऐसे में सवाल राष्ट्रवाद में है कि पहले अपमान और अब वोट के लिए जनरल रावत को भगवान कहा जा रहा है। सवाल यह कि शहादत पर सवाल कांग्रेस की नीयत है या कांग्रेस की आदत है। शहादत पर सवाल उठाने वाले नेता पर कार्रवाई कब होगी, कांग्रेस इसका जवाब दे। और शहीदों का अपमान आखिरकार क्यों सहे हिंदुस्तान। इन्हीं सवालों को लेकर के राष्ट्रवाद में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तर देने के लिए उनका तारुफ कराते हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। गजेंद्र सिंह सांकला हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारी सहयोगी रंजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि देहरादून में ही इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले रंजिता, आप बताइए कि वहां पर जो हुजूम उमड़ा था उसकी प्रतिक्रिया क्या थी उस वक्त पर, और क्या क्या कहा राहुल गांधी ने वहां। और
देखिए, देहरादून में राहुल गांधी की रैली थी और उसी रैली के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि विजय सम्मान रैली, इसका नाम तो जरूर रखा कांग्रेस पार्टी ने और ये भी कहा कि राजनीति नहीं बल्कि सैनिकों का सम्मान करेंगे। विपिन रावत के भी तस्वीर वहां रखी गई और तमाम उनके साथ जो अधिकारी और सैनिक जो शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि दी गई, मंच पर भी जगह दी गई विपिन रावत को। लेकिन जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद जो पूर्व सैनिक मंच पर राहुल गांधी के साथ थे, हमारी उनसे बातचीत हुई और अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि हाँ, राजनीतिक भी कहा जा रहा है इस पूरी चीजों को, लेकिन राजनीति ही सही, लेकिन हमें कुछ याद तो कर रहे हैं। सैनिकों को इस बात की खुशी थी कि कांग्रेस पार्टी उनको याद कर रहा है, लेकिन राजनीति तो हुई है क्योंकि राहुल गांधी के अगर पूरे भाषण को हम देखें तो 71 की लड़ाई से शुरुआत करने वाले राहुल गांधी ने अपनी दादी और अपने पिता की शहादत को सैनिकों की शहादत के साथ जोड़ा और कहा कि ये रिश्ता जो है वो इसलिए उत्तराखंड के साथ उनका खास हो जाता है क्योंकि उनके भी घर के लोगों ने इस देश के लिए खून बहाया है। और जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा राहुल गांधी ने ये कहा कि आज जिस दिवस को हम मना रहे हैं, बांग्लादेश देश की जब रचना हुई थी उस समय की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब कार्यक्रम दिल्ली में होता है तो इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लिया जाता है। नाम ना ले, लेकिन ये देश इतिहास को नहीं भुला सकता है और इतिहास को भुलाने वाले जो हैं वो सरकार डरती है। तो ये तमाम हम भाषण को अनंत ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से राहुल गांधी को भी पता है, कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि उत्तराखंड में जो पूर्व सैनिक है और सैनिकों का परिवार बड़ी तादाद में है और उनका वोट कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। यही कारण है कि पहले ही रैली में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ये एक ट्रम्प कार्ड अपनी तरफ से खेला, लेकिन ये कांग्रेस के पीछे और हम कह सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी आरोप बीजेपी पर लगाती रही है कि वो सैनिकों के नाम पर चुनाव लड़ती है, चुनावी फायदा उठाती है और आज वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसलिए कांग्रेस के पास भी इसका जवाब नहीं है। बिल्कुल रंजिता, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। सांकला साहब, पहला सवाल मेरा आपसे कि ये ढोंग क्यों किया जाता है? क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूं सर, ये ढोंग क्यों किया जाता है? आपकी आवाज क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं सर कि ये ढोंग क्यों किया जाता है? इसमें आपको क्या ढोंग नजर आया? बता देता हूं सर। राहुल गांधी, अगर आप चाहें तो पिछले 4 सालों के कांग्रेस के नेताओं के बयान में आपको पढ़ के सुना देता हूं कि जनरल रावत को ही नहीं, सेना को लेकर के क्या क्या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और आज चुनाव है तो आपको भगवान नजर आ रहे हैं। कुर्बानी देते हैं, देश की एकता और अखंडता रखने के लिए कुर्बान होते हैं। और राहुल गांधी जी के परिवार ने भी 2 पीढ़ियों ने, राजीव गांधी जी ने और इंदिरा जी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। क्या ये कुर्बानियां इस देश की एकता और अखंडता का प्रतीक नहीं है? इसमें क्या दिखा वो लोग करते हैं उन्होंने देश की आजादी और देश के नवनिर्माण में नाखून नहीं कटाया और आज आकर के देशभक्ति का चौका और अपने। सांकला साहब, मैं 10 सेकंड में लूंगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं कुछ बयान आपको गिना देता हूं। 21 जून 2018 गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि सेना नरसंहार करती है। रंजीत रंजन एमपी कांग्रेस के सदस्य हैं, वो कहते हैं कि भारतीय सेना हमारे भाइयों को मारती है। पी चिदम्बरम कहते हैं कि बिपिन रावत ने तमाम सीमाएं लांघ दी। संदीप दीक्षित कहते हैं कि जनरल रावत सड़क के गुंडे हैं। तब कहां था शहीदों का सम्मान या सेना का सम्मान? तब कहां था? आप उनसे पूछिए। कांग्रेस का अधिकृत बयान उनका नहीं है। कांग्रेस का अधिकृत बयान ये है, देश की एकता और अखंडता रखने के लिए। नहीं तो मुझे बताइए ना फिर, सैम पित्रोदा, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, संदीप दीक्षित, दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम, अगर इनके बयान अधिकृत बयान नहीं है तो फिर किसके बयान है? सेना पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। सेना ने हमेशा अपनी ताकत, पूरी ताकत झोंकी है देश की एकता और अखंडता के लिए, चाहे वो या चाहे हार का सामना पड़ा। सांकला साहब, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि सैम पित्रोदा से लेकर गुलाम नबी आजाद, संदीप दीक्षित, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम, अगर इन नेताओं के बयान आधिकारिक बयान नहीं तो फिर आधिकारिक बयान और किसका होता है? ये तो बहुत आसान है साहब, बहुत सहूलियत है कि कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ भी कह दे, आप पल्ला झाड़ ले कि आधिकारिक बयान नहीं है। उनको आप चैनल पर बुला करके सवाल कीजिए, उन्होंने ऐसी बात कही है, क्यों कही है? आपकी पार्टी समर्थन करती है क्या? आपकी पार्टी ने उन तमाम बयानों का समर्थन किया था क्या? आपकी पार्टी ने उन तमाम बयानों का समर्थन किया था कि नहीं किया था? बताइए। वो बयान इस रेस्पेक्ट में है। सांकला साहब, आपकी पार्टी ने उन बयानों का समर्थन किया था कि नहीं किया था? एकता अखंडता रखने के लिए
सेना का हमेशा सम्मान करती आई है। आपकी पार्टी ने आगे भी समर्थन सम्मान किया था कि करेगी। नहीं किया था? सम्मान आप करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं? बिल्कुल सवाल उठाएंगे। देश की सरकार से सवाल उठाया था, हाँ। वो सेना से नहीं उठाया। हाँ। सेना से नहीं उठाया। आपकी याददाश्त को ताजा कर दूं सर, सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था। पर नहीं, सरकार पर आपकी सवाल याददाश्त को मैं उठा ताजा कर करके दूं, पूछने जो का पाकिस्तान के अधिकार खिलाफ एक्शन विरोधी लिए गए पार्टियों को है। थे, डीजीएमओ की ये तरफ से लोकतंत्र के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकतंत्र उसकी का ये जानकारी दी गई प्रावधान थी है कि वो सरकार से सवाल पूछे। वो सवाल किसी भी संदर्भ में हो सकता है। अगर सरकार ने विरोधी दलों को पहले विश्वास में लिया होता तो ये सवाल नहीं उठता। अच्छा, जब वो पहले सरकार सांकला साहब को आमंत्रित अपने आप करते, में राहुल गांधी को तानाशाही आमंत्रित करते कि बनकर भाई बताइए किसी हम से ऐसा कुछ राय करने जा रहे हैं, नहीं करें कि ना करती, करें? और खुद करती है तो उससे सवाल बनता है। AK सिवाज साहब, मेरा सवाल ये आपसे है कि जब ये लोग कहते हैं, जब कांग्रेस से कहती है कि जनरल बिपिन रावत सड़क का गुंडा है, जब दिग्विजय सिंह सेना के जवान को थप्पड़ मारते हैं, जब सेना के द्वारा किए गए शौर्यपूर्ण चीजों को लेकर के ये लोग सबूत मांगते हैं, तब सेना का सम्मान याद नहीं आता। अब उत्तराखंड में चूंकि चुनाव है तो जनरल बिपिन रावत के अंदर कांग्रेस को भगवान नजर आ रहे हैं। देखो अनंत, इसमें कोई शक नहीं कि जो सेना है वो तो भारत की सेना है और वो किसी पार्टी की सेना नहीं है। तो हर एक पार्टी को अगर वो 1971 के टाइम में देश को ने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, वो भी एक इवेंट था। उस समय भी कोई पार्टी थी, मगर देश की जय थी। और आज भी जिस प्रकार से भारत की फौज काम कर रही है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे प्रवक्ता बता रहे थे कि इंडिविजुअल के रिमार्क हो सकते हैं, ये पार्टी के रिमार्क नहीं है और ये दुर्भाग्य है। देखो, रिमार्क्स फौज के ऊपर उंगली उठाना देश की दुर्भाग्य है। ब्रेकिंग बीच में आ रही, दर्शकों को अपडेट कर देते हैं कि शिवपाल यादव की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। आधे घंटे तक अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई। अरसों बाद मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद मीडिया से बिना बात किए अखिलेश यादव चले जरूर गए थे, लेकिन अब ट्वीट करके इस गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से ये एक बड़ी करवट के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि 2017 के चुनाव के जो नतीजे रहे उसके बीच में राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कहा गया था कि अगर शिवपाल यादव अखिलेश यादव साथ आकर लड़ते तो शायद नतीजे कुछ बेहतर होते। लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव से पहले शायद ये सबक कहा जाए कुछ और, यह जरूरत कही जाए, यहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक दफा फिर साथ में आ चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए जो ट्वीट की गई, अखिलेश यादव उसमें मौजूद हैं और शिवपाल यादव उसमें मौजूद हैं और गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। यानी कि अब चाचा और भतीजा दोनों साथ में आकर के आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक रस्साकशी करने के लिए तैयार हैं। हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, और क्या अपडेट सामने? आदर्श, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आप सवाल तो रहे हैं। जी आदर्श, अभी तक की खाली अटकलें थी कि आखिरकार औपचारिक ऐलान कब होगा। अब अंततः औपचारिक ऐलान भी कर देगा, वो भी फोटो ट्वीट करके। बिल्कुल, फोटो ट्वीट की है और दोनों एक साथ उसमें खड़े नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कहीं न कहीं शिवपाल यादव की पार्टी के कार्यकर्ता भी ये चाहते थे कि ये दोनों पार्टियों का जो विलय है, या यूं कहें कि जो एक दूसरे के साथ गठबंधन है, वो हो जाए। और उसी को लेकर ये जो मुलाकात थी उसको लेकर अब आज मतलब एक तरीके से कहें कि औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि गठबंधन की बात जो है वो तय हो गई है और क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति को सपा जो निरंतर मजबूत कर रही है। इसी के तहत अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में कई जो छोटे दल के नेता हैं या छोटे दल हैं उनको अपने साथ जोड़ा गया है और इसी के तहत जो है इसमें एक संदेश और बढ़ा जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो मतभेद था वो कहीं न कहीं परिवार के। जी आदर्श, मैं वापस लौट रहा हूं, माफ कीजिए रोक रहा हूं मैं आपको। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। राजभर साहब, इस ऐलान का, इस गठबंधन का जिक्र आपसे पहले हुआ था क्या? जानकारी थी आपको भी? देखिए, आप लोग अच्छी तरह राजभर को यही ना कहते थे कि राजभर जलेबी की तरह घुमाते हैं। और मेरी जो पहल हो रही थी, आपने देखा था कि शिवपाल जी से हो, चाहे चंद्रशेखर जी से हो, चाहे वो आपके आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी से हो, जितने लोगों से हम मिलते रहे, हमारा प्रयास रहा कि सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े। और सभी लोग धीरे धीरे एग्री हो गए थे और सभी लोगों ने ये बात कहा कि चलिए समय आने दीजिए, धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा होंगे। उसी कड़ी में आज शिवपाल जी के भी साथ आने को लिए राजी हो गए हैं और लोग अभी आप देखते जाइएगा और लोग राजी होके आएंगे।
तो जो पहल हमने किया है उस पहल का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। यानी ये आपकी की हुई पहल है जो ये फल लेकर आई है कि चाचा भतीजा एक साथ हो गए? तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि परिवार का मामला सब ठीक हो जाएगा, खाली देखते जाइए आप लोग। ये बताइए सर कि जब चाचा भतीजे के मन में इतनी खटास थी, शिवपाल यादव कई दफा कह चुके थे कि भाई अखिलेश यादव नेताजी के घर आते हैं, मुझसे मिलने आते नहीं, तो अचानक से ये तमाम पिछली बातें भूल कैसे गए? क्या फॉर्मूला तय हुआ? ऐसा है ना, देखिए इस समय ये वैज्ञानिक युग है, लोग मोबाइल से बतिया लेते थे और ये होता था कि समय रहने पर बात होगी। जब मैं कहता था आप लोगों से कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा तो लोग नहीं समझ पा रहे थे। अब वो समय आ गया है ठीक होने का, तो उसी में सब चल रहा है, आगे देखिए और भी ठीक होगा। जी, मुझे याद है सर कि जब परिवार के बीच में झगड़ा हुआ और शिवपाल यादव अलग थलग पड़े तो रामगोपाल यादव को उन्हें जिम्मेदार ठहराया था कि पूरा जो खेल खेल रहे हैं वही खेल रहे हैं, और अखिलेश से भी नाराजगी जाहिर की थी, आंख में उनके आंसू तक छलक आए थे। तो क्या वो पुरानी बातों को भूल गए? अच्छा ये बताइए कि किस परिवार में झगड़ा नहीं होता है? हाँ, परिवार एक नहीं होता है, भाई भाई में नहीं झगड़ा होता है जी। परिवार में झगड़े होते रहते हैं, फिर परिवार एक हो जाता है जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राजनीति में सब संभव है, और बड़ी बात की वो परिवार के लोग हैं, चाचा भतीजा हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो होता रहता है। कभी खट्टा कभी मीठा होता रहता है, लेकिन परिवार है, परिवार एक रहता है और रहेगा। लेकिन राजभर साहब, ये लड़ाई जो चल रही थी ये चुनाव से चुनाव तक ही कैसे चली? पिछले चुनाव में झगड़ा हुआ, इस चुनाव में गठबंधन हो रहा है, ये बीच के जो 5 साल लगभग गए उनमें बातचीत क्यों नहीं बनी थी? बातचीत तो हो ही रही थी, ऐसा थोड़ा था। हाँ, देखिए हमारे आपके सामने वो बात नहीं आ रही थी, और आपने देखा होगा कि मैं अक्सर शिवपाल जी से मिलता रहता था जी। तो उसके पीछे सारी बात हम सबको नहीं न बताते थे जी, और मैं आप लोगों के सामने कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, परिवार का चाचा भतीजे का मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही बात शिवपाल जी भी कहते हैं, यही ओम प्रकाश कहते हैं, ये प्रेमचंद प्रजापति कहते हैं, बाबू रामपाल कहते अच्छा हैं। ये बताइए राजभर साहब, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि जब आपकी शिवपाल यादव से मुलाकात होती तो अखिलेश यादव को लेकर चर्चा होती थी? क्या बात होती थी? बिल्कुल होती थी। क्या कहते थे वो? वो तो इतना तक कहते थे कि चलो हम लोग सब समय इकट्ठा चलें, हाँ। अच्छे रहिए, धीरे धीरे चला जाएगा बारी बारी। तो बारी बारी उन्होंने पहले हमको भेजा कि चलो पहले आप वहाँ जो है ठीक ठाक करो जी। फिर हम गए, तो कुछ लोगों को लेके गए, फिर उसके बाद देखा आपने जयंत जी गए, फिर ठीक है सर, कृष्णा जी, सब लोग धीरे धीरे जी। हालांकि सीट फॉर्मूला क्या बना सर, इस बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल मुझे एक ब्रेक ले रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौट रहे हैं और इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। तो शिवपाल यादव की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का औपचारिक गठबंधन का ऐलान हो चुका है। आज अरसों बाद शिवपाल यादव से मुलाकात की अखिलेश यादव ने, उस मुलाकात के बाद ट्वीट करके गठबंधन का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में और चुनाव के नजदीक खास तौर पर एक अहम खबर के तौर पर सामने आई, अहम पड़ाव के तौर पर सामने आया। आधे घंटे तक शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी कैसे देख रही है इस गठबंधन को? देखिए अनंत जी, अखिलेश यादव जी चाहे जितने भी परिवारवादियों को और कुनबे को जोड़ना चाहे वो जोड़ सकते हैं। अभी हाल ही में शिवपाल यादव जी ने 6 अक्टूबर को कहा था कि अखिलेश यादव जी कंस है, तो मुझे लगता है कि उनकी बातों को सही मानते हुए अखिलेश यादव जी ने उनके साथ गठबंधन कर लिया। परंतु कौरवों के जितने भी गठबंधन हो जाए वो उन पांडवों को नहीं हरा सकते, क्योंकि हमारा गठबंधन जनता के साथ है। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि जो शब्दावली शिवपाल जी ने अखिलेश जी के लिए इस्तेमाल की थी, उनको कंस कहा था, तो मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि क्या अखिलेश यादव जी ये बात मानते हैं कि उनके चाचा ने उनके बारे में जो कहा था वो सही है? और दूसरी बात, 2017 से पहले 5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इस बार तो मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा, परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, आजम खान, राम गोपाल यादव और औपचारिक मुख्यमंत्री या ऑफिशियल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इस बार भी ऐसे तो मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा अखिलेश जी को, परंतु क्या 5 दिशाओं से उनको पार्टी चलाने की और गठबंधन चलाने के निर्देश मिलेंगे, या वो खुद ही स्वतंत्र फैसले ले पाएंगे? ये उन्हीं को चिंतन करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा इस मामले पर
साथ ही साथ आपकी प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन तहसीन में जानना चाहूंगा आपसे कि पिछली दफा तो कहा गया था कि भाई यूपी के लड़के कमाल करेंगे। यूपी के लड़कों की जो जोड़ी थी वो तो इस दफा नहीं रही है दोनों की, लेकिन कांग्रेस इस दफा उतर रही है एक मजबूत कैंडिडेचर के आधार पर कि भाई बहुत अच्छा करेंगे। ये गठबंधन क्या खतरे की आशंका आपके लिए या कांग्रेस के लिए? कोई खतरे की घंटी नहीं है, न अखिलेश यादव जी से, न मायावती जी से, न आदित्यनाथ जी से। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसे नोट कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। जिस दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आएंगे मैं उस दिन आपके साथ शो पर रहूंगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने जा रही है, एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करने जा रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, जिसे जो गठबंधन बनाना है, प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ जी को जो झूठ बोलना है और जो जहर फैलाना है फैलाए, जीतने वाली कांग्रेस है। अच्छा, इतना आशावान होना राजनीति में कहा जाता है कि बहुत अच्छी बात नहीं है सर, इतना आशावान होना, क्योंकि पिछली परफॉर्मेंस जो रही थी वो मैंने देखी थी। 114 सीटों में से मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो 7 सीटें कांग्रेस जीतकर उस वक्त पर आई थी। मेरे से आदर्श मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आदर्श, इस मुलाकात का फॉर्मूला क्या तय हुआ, क्या जानकारी सामने आ पाई? देखिए, 2-3 चीज़ों पर बातचीत चल रही है। पहली बात तो ये है कि वेस्टर्न यूपी में खासतौर पर एटा, इटावा, मैनपुरी जैसे जो ज़िले हैं वहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के आधार पर ये सीटों का फॉर्मूला तय होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं बल्कि विलय हो सकता है पार्टी में, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो सकता है, क्योंकि फिलहाल शिवपाल यादव अभी भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और ऐसे में अगर दोनों के बीच में बातचीत बन जाती है तो निश्चित तौर पर जो मतभेद पारिवारिक हुआ था उसके बाद पार्टी बनी थी उसको समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से विलय किया जा सकता है। लेकिन ये सभी जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक तौर पर किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन माना ये जा रहा है कि अगर सीट शेयरिंग पर बात बन गई और ये तय हो गया कि शिवपाल यादव के जो चहेते लोग हैं उनमें से लोगों को टिकट देने की बात अगर समाजवादी पार्टी मान लेती है तो निश्चित तौर पर विलय भी हो सकता है। तो इस वक्त आईपी सिंह भी जुड़ चुके हैं। आदर्श, में वापस लौट रहा हूं। आईपी सिंह साहब, क्या फॉर्मूला तय हुआ है? क्योंकि ये हम लगातार सुन रहे थे कि भाई शिवपाल यादव चाहते थे, वो कहते थे कि गठबंधन नहीं तो विलय कर लें। सुशांत जी, बहुत अच्छा होता आप पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के दौरे पर थे, आप वाराणसी में थे, अगर वहां से ठीक 30 किलोमीटर सटा हुआ जौनपुर और आजमगढ़, ये सारे हम इलाके हैं, एक तरफ मिर्जापुर, भदोही और गाजीपुर है, और जिस तरह से अपार जन समूह 2 दिनों तक उमड़ा है, अगर आप उसको कवर करते, तमाम मीडिया हाउसेस आए और सभी ने कवर किया, तो मैं समझता हूं एक बेहतरीन तस्वीर पूरे देश के सामने। जौनपुर में जो रैली थी सर उसको कवर किया हम लोगों ने, वो चीजें दिखाई भी गई, तस्वीरें देखी भी और तस्वीरें दिखाई भी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं सर कि पिछले चुनाव में जो मनभेद हुआ था वो इस चुनाव में एक कैसे हो गया? देखिए, राजनीति में जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है, राजनीति में पीछे कभी भी मुड़ के नहीं देखा जाता है। राजनीति में हम आगे बढ़ते हैं और 5 साल में बहुत कुछ देश में, प्रदेश में बदल जाता है। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, 2014 के बाद बीजेपी लेड गवर्नमेंट आ गई, तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज जिस तरह की महंगाई, 100 रुपए से ऊपर डीजल बिक रहा है, 120 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। सिंह साहब, देखिए, इतना तो राजनीति में आपके मुकाबले भले ही शायद कम, लेकिन इतनी राजनीति मैं समझता हूं कि ऐसे मुद्दों पर गठबंधन नहीं होता। आप तय करते हैं कि कौन सा, किसके पास कितने जिताऊ कैंडिडेट हैं, गठबंधन होगा या विलय होगा, किसको कितने सीटें मिलेंगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पत्रकारिता भी एक कलर में रंग गई है। तो ये दुखद पहलू है कि अगर आप पत्रकारिता धर्म मत छोड़िए, जो निष्पक्ष बातचीत है उस पर नहीं, मैं निष्पक्ष बातचीत ही कर रहा हूं सर, मैं निष्पक्ष बातचीत ही कर रहा हूं। और ये मैं जानता हूं कि पिछली दफा जब मनभेद हुआ था या माइक छीना गया था, किसकी आंख में आंसू आए थे, मुद्दों के बेस पर नहीं हुआ था। वो सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहनी है इस आधार पर हुआ था। पिछली दफा जब मंच पर माइक छीना गया था, चाचा को अलग थलग किया गया था, आज की बात करिए ना, है ना, तो वो मुद्दों के ऊपर नहीं हुआ था सर। सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहेगी इस बात पर हुआ था। आज 2/3 बहुमत की तरफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ चुकी है। हर कोई नालायक है मिलने के लिए, हर कोई नालायक है। सर, ये चुनाव आप रैली करेंगे, बातें बड़ी अच्छी लगेंगी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि गठबंधन अब जो हो रहा है वो गठबंधन होगा या विलय होगा, पहले तो ये बता दीजिए। एकजुट होता है,
तो मीडिया को उसकी सराहना आईपी सिंह साहब, एक गठबंधन होगा या विलय होगा, ये बता दीजिए। लेकिन अगर बीजेपी की भाषा अगर सुशांत जी बोलेंगे, आरएसएस की भाषा से सुशांत जी बोलेंगे, तो मैं समझता हूं थोड़े से मुगालते में ऐसा सुशांत साहब की मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। मेरा नाम अनंत है, आवाज हमारी मैच करती है तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। सांकला साहब, मैं आनंद जी, मैं चूंकि सीधे अभी जौनपुर के बाद आजमगढ़ होते हुए अभी मैं पहुंचा हूँ जी, और जो नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो होता है। मैं सांकला साहब आपसे जानना चाहूंगा, शायद मैं उसके बाद सीधा आपके पास में आ रहा हूँ। सांकला साहब, कांग्रेस कैसे देख रही गठबंधन को? जी जी जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो ये जो बहुप्रतिशत गठबंधन हम लोग इंतजार कर रहे थे कि दोनों का हो जाएगा, अब हो चुका है। कंटेंडर आप भी हैं सर इलेक्शन में? बिल्कुल है सर, गठबंधन होना तो अगर लाइक माइंडेड लोग एक पटल पर आकर के चुनाव लड़ते हैं तो ये एक अच्छा संदेश है, अच्छा संकेत है। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तकलीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी को कि आज उनके खिलाफ के जो मत है वो हमेशा से यही करते हैं। 30 से 31% का वोट बैंक 69% वोट बढ़ जाता है, तब इनका मजा हाथ लग जाता है। अब तो वोट एक जगह होकर के गैदर हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है कि वोट एक जगह आ गया। माफ कीजिएगा सर, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं हो पा रही है। मैं वापस कोशिश करूंगा आपके साथ संपर्क करने की। शहजाद कुछ कहना चाहते हैं? शहजाद, देखिए, मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं, स्वागत करते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या शिवपाल जी ने जो अखिलेश यादव जी को कंस कहा था 2018 में, क्या चाचा से माफी मंगवाई या अखिलेश जी ने मान लिया कि वो जो शब्दावली का इस्तेमाल चाचा जी ने उनके लिए किया था वो सही है? और दूसरी बात, देखिए, ये परिवारवादियों का गठबंधन है। अखिलेश यादव जी के परिवार ने केवल सत्ता को अपने परिवार में ही बांटने का काम किया, इसीलिए उनका नेचुरल अलायंस केवल कुनबे के साथ बनता है, कुनबे को जोड़ जोड़ कर बनता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जनता के लिए इन्होंने कभी कुछ किया है क्या? आईपी सिंह इनके पार्टी के अध्यक्ष कभी बन सकते हैं क्या? इन्होंने एक परिवार को छोड़कर, चलिए एक कम्युनिटी को भी छोड़ दीजिए, एक परिवार के बाहर इन्होंने कभी किसी को मुख्यमंत्री बनने दिया है क्या? इन्होंने कभी किसी को पार्टी अध्यक्ष बनने दिया है? इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, चाहे कौरवों का कितना भी गठबंधन हो जाए, आज केवल राम राज्य की बात करने वाले पांडवों को जिताना है। ये जिन्ना प्रेमी सारे एक भी हो जाए तो इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा केवल और केवल जातिवाद और धर्म के आधार पर एक कौम को भड़काना, वोट बैंक की राजनीति करना। आज उत्तर प्रदेश किसकी बात कर रहा है? एयरपोर्ट की बात कर रहा है, एक्सप्रेसवे की बात कर रहा है, खाद फैक्ट्री की बात कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश केवल और केवल विकास की बात कर रहा है। और जिन्ना जी की बात कौन कर रहा है? जिन्ना जी की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, उनके साथी बात कर रहे हैं तालिबान। ठीक है सर, अखिलेश यादव के जो साथी हैं, ठीक है सर, मेरे पास असल वक्त और बचा नहीं है कि मैं चर्चा को आगे लेकर जा पाऊं, लेकिन एक सकारात्मक संदेश शायद समाजवादी पार्टी के लिए जरूर रहा हो कि अलायंस हुआ, लेकिन अलायंस किन शर्तों पर हुआ है, सीट फॉर्मूला क्या होगा, ये भी लोग चाहेंगे कि वो जाने। ये चीज भी सामने आनी चाहिए, उम्मीद करेंगे जल्द सामने भी आएगी।